नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजनांदगांव के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और आज वो डोंगरगढ़ जाएंगे। घुमका और बेलगांव ग्राम पंचायत में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। सीएम लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर निराकरण करने की कोशिश भी करेंगे और कई सौगातें आज डोंगरगढ़ को मिलेंगी। घुमका और बेलगांव ग्राम पंचायत में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आज होना है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरे कर रहे हैं। आज डोंगरगढ़ का उनका कार्यक्रम है। डोंगरगढ़ के दौरे का, राजनांदगांव का डोंगरगढ़, मां बमलेश्वरी का धाम। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगढ़ पहुंचेंगे। घुमका और बेलगांव ग्राम पंचायत में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। सीधे लोगों से संवाद करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, मौके पर निराकरण की कोशिश सबकी समस्याओं की होगी। राजनांदगांव के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, घुमका और बेलगांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, आज डोंगरगढ़ में होंगे मुख्यमंत्री और घुमका बेलगांव में भेंट मुलाकात, और क्या कुछ सौगातों के सिलसिले रहेंगे ममता? बिल्कुल, देखिए, लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार वहां पर जो मांगे होती हैं उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और साथ ही लोगों से समस्याओं के बारे में भी जानकारी लेते हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड हेलीपैड से 11:40 बजे राजनांदगांव जिले के लिए रवाना होंगे। वहां से डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुमका जाएंगे। इसके बाद 12 बजे वहां पर भेंट मुलाकात करेंगे। 2:05 में घुमका से बेलगांव के माड़ीतराई गौठान पहुंचेंगे। गौठान में जानकारी लेंगे, महिला स्व सहायता समूहों से बात करेंगे, गौपालकों से बात करेंगे और वहां पर किस तरह से काम हो रहे हैं, वहां जरूरतें क्या है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके बाद बेलगांव में दोपहर 3 बजे भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। शाम 4:45 बजे डोंगरगढ़ पहुंचेंगे। 6 बजे विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भेंट मुलाकात करेंगे और डोंगरगढ़ में ही विश्राम करेंगे और इसके बाद आज डोंगरगढ़ विधानसभा में जो है भेंट मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बताते रहे कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोगों की क्या ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा जो डिमांड रही है वो रही है आत्मानंद स्कूलों की और एक दूसरा जो है वो बैंकों की। तो ये तमाम जो मांगे हैं वो पूरी करते रहे हैं और इसके साथ ही कानून व्यवस्था की भी जानकारी लेंगे, अधिकारियों से समीक्षा बैठक भी करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो क्या कुछ कार्यक्रम है, लगातार नजर हमारी बनी हुई है। इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत आज सरगुजा पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर में 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम है। आज दोपहर 12:30 बजे संघ प्रमुख अंबिकापुर के सुभाष नगर स्थित सरस्वती महाविद्यालय पहुंचेंगे। यहां संभाग भर से तकरीबन 10,000 स्वयंसेवक पहुंच सकते हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। अंबिकापुर शहर में विभिन्न चौक चौराहों से पथ संचलन करते हुए पीजी कॉलेज मैदान में पहुंचेंगे स्वयंसेवक। मोहन भागवत 3:30 बजे 3:30 पर पीजी कॉलेज मैदान में एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत सरगुजा, अंबिकापुर सरगुजा के 2 दिवसीय कार्यक्रम उनके यहां रहने वाले हैं। आज दोपहर 12:30 बजे अंबिकापुर के सुभाष नगर स्थित सरस्वती महाविद्यालय वो पहुंचेंगे। दावा ये किया जा रहा है कि संभाग भर से तकरीबन 10,000 स्वयंसेवक यहां पहुंचेंगे। पथ संचलन होगा और 3:30 बजे पीजी कॉलेज मैदान में एक विशाल आम सभा को वो संबोधित करेंगे। पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। भारतीय समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इस बीच पीएम मोदी ने इंडोनेशियाई भाषा में ट्वीट किया और लिखा, नमस्ते इंडोनेशिया।
G20 समिट में हिस्सा लेने बाली वो पहुंचे और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर विश्व के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हूं। और न्यूज 18 के खास कार्यक्रम गुजरात अधिवेशन में न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर में लोकतंत्र 3 परिवारों में सिमटा था। वहां हमने लोकतंत्र को ग्रास रूट तक पहुंचाया, आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म किया। आज तक 1990 से जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा तब से लेकर आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ते रहे। जिसने भी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ी, सभी एजेंसियों ने, सभी सरकारों ने। मैं इसकी कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। इसके आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं, मगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। हमने हुर्रियत को टफ जवाब दिया, जमाते इस्लामी पर बैन लगाया और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम जो उनको पैसा सप्लाई करते थे, जो वैचारिक आधार प्रदान करते थे और जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में इनके मोहरे बैठे थे, इस सबको रूथलेसली क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और मैं मानता हूं यही आतंकवाद के खिलाफ सच्ची सफलता है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे से पहले डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र को नगर निगम बनाने की मांग हो रही है। जोगी कांग्रेस ने डोंगरगढ़ को नगर निगम बनाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। जोगी कांग्रेस की मांग का बीजेपी और कांग्रेस भी स्थानीय स्तर पर समर्थन कर रहे हैं। तीनों दलों के नेताओं का कहना है कि नगर निगम क्षेत्र बनने से डोंगरगढ़ का तेजी से विकास होगा। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले डोंगरगढ़ शहर को निगम बनाने की मांग को लेकर हमने अनुविभागीय अधिकारी को मुख्यमंत्री जी के नाम में ज्ञापन सौंपा है। आप सभी को पता है कि राजौंद जिले का प्रमुख और छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे व्यस्तम नगर है और डोंगरगढ़ शहर धर्मनगरी जो है वो इस योग्यता को भी रखता है कि नगर निगम बने। सबसे पहले भूपेश जी को मैं बधाई देता हूँ डोंगरगढ़ के आगमन पर। मैं निवेदन करूंगा बघेल जी को कि डोंगरगढ़ को एक निगम का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ हर 6 महीने में 35 से 40 हजार पब्लिक माता नगरी के में डोंगरगढ़ दर्शन के जाती है। एक संभाग भी एक मिलना चाहिए, निवेदन करूँगा। बहुत बढ़िया मांग है, डोंगरगढ़ को निगम बनाना चाहिए। चूंकि ये 10 वर्ष पहले ही बन जाना था, किंतु इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया गया ये नहीं पता, किंतु ये बहुत अच्छी मांग है शहर की। डोंगरगढ़ को निगम बनना चाहिए और निगम के साथ साथ डोंगरगढ़ को संभाग भी बनाना चाहिए। डोंगरगढ़ व्यापार से बहुत पिछड़ा हुआ है और अगर संभाग और निगम बनते हैं तो निश्चित ही डोंगरगढ़ की तरक्की होगी और माता बमलेश्वरी देवी का नाम एक उच्च कोटि पे और जाएगा। कवर्धा के दामापुर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ शिकायत करने के लिए छात्र कलेक्ट्रेट पहुंचे, नारेबाजी की। छात्र प्राचार्य से नाराज हैं। उनका कहना है कि प्राचार्य की लापरवाही से स्कूल में शिक्षक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, पढ़ाई पर असर पड़ता है। प्राचार्य का तबादला करने की मांग इन लोगों ने की है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग से जांच कराने का आश्वासन इन्हें दिया है। अपने प्रिंसिपल को हटाना है, क्योंकि हमारे स्कूल में अनुशासन चले ना चले पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होता है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है। वो तो समय में खुद नहीं पहुंचते तो कौन शिक्षक को बोलेंगे? वो तो समय पे स्कूल नहीं आता, समय को स्कूल आता ही नहीं सर। घर जाने के वक्त तो आता है वो। हम लोग जब छुट्टी होने के वक्त आता है, पता नहीं क्या आता है, सिग्नेचर करने की आता है कि क्या आता है। हम प्रिंसिपल हम पिछले 4 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब बच्चे उससे परेशान हैं। और बच्चे थे लेकिन आने का सुविधा नहीं हो पाई, इसलिए नहीं आ पाए हम लोग। अभी अधिकारियों से बात हुई, क्या कहना है? वो लोग बोल रहे हैं कि हम कल अधिकारी भेजेंगे, जो भी जांच कराना है जांच कराएंगे। उसका ट्रांसफर तो हो चुका है लेकिन वो तो हटेगा ऐसे बोल रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता सर। क्या चाह क्या रहा हो हम लोग वो चाहिए ही नहीं, हमें प्रिंसिपल हटना चाहिए, तत्काल हटना चाहिए, तत्काल हटना चाहिए। क्या नाम है प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल का वेद राम पात्रे है। देखिए, एक तो बच्चों को यहाँ आना नहीं था। हम देखते हैं कि वहाँ पर बच्चे किस स्थिति में आए हैं
और जो जिस टीचर के बारे में शिकायत हुई उनका ट्रांसफ़र हो गया है और जिला शिक्षा अधिकारी को हमने बोला है उनको जल्दी रिलीव करेंगे और साथ में वहाँ की पढ़ाई अच्छे स्तर की हो, इसके लिए 1-2 दिन में वहाँ अधिकारी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे बच्चों की पढ़ाई उचित स्तर पर हो और बच्चे जो चाह रहे हैं उसके मुताबिक वहाँ पर शिक्षा का वातावरण बने। कोरबा में प्राथमिक पाठक मंच ने धरना प्रदर्शन किया। प्रधान पाठक पद पर जारी पदोन्नति सूची को यथावत रखने की मांग इन्होंने की है। जिले के तानसेन चौक पर प्राथमिक पाठकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। पाठकों का यह कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति का आदेश जारी हुआ, लेकिन कलेक्टर ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। आदेश को निरस्त करने के खिलाफ प्राथमिक पाठक मंच ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई है। लेकिन जब शिकायत हुई तो सीधा कलेक्टर साहब ने पूरी सूची को निरस्त कर दिया। इससे आज तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। स्थिति वैसी है, कुछ साथी कोर्ट गए थे, कोर्ट ने भी जो है माननीय हाईकोर्ट बिलासपुर ने स्थगन दिया हुआ है। तो आज हम यहाँ पर सारे साथी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और हमारी मांग यही है कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके तत्काल पदोन्नति की जाए। तो हम चाहते हैं कि 14 तारीख का जो 14 अक्टूबर का जो हमारा जो पदोन्नति आदेश था वो यथावत रखा जाए और हमको उसी दिनांक से अपनी जहां हमारी पदस्थापना हुई थी वहां हमको पदोन्नत माना। धमतरी में अंबेडकर वार्ड में शराब दुकान के खिलाफ वार्ड के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। शराब दुकान के खिलाफ लोगों ने धरना दिया। लोगों का यह आरोप है कि शराब दुकान की वजह से महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन सभी की मांग है कि इस दुकान को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। प्रशासन का यह कहना है कि शराब दुकान को नियमों के मुताबिक हटाया जाएगा। यहाँ दारू भट्टी के सामने में पी कर मजमा लगाए रहते हैं, इसलिए बहुत महिलाएं को दुखी है। और हम लोग ये ठाने हैं कि अभी सामने दारू भट्टी का कुछ टेंडर होने वाला है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि धमतरी अंदर में दारू भट्टी ना करे। उसकी पूर्व से ही समीक्षा चल रही है, क्योंकि जो शराब दुकान है उसके लिए अचानक कहीं पर भी हम उसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर किस योग्य में कहाँ पर करना चाहिए, क्या है, उसके एक नियम कानून बने हुए हैं। उसके अनुसार उसकी समीक्षा करके मैंने पहले ही आबकारी वालों को बता रखा है और उसमें उचित कार्रवाई जल्दी करेंगे। रायपुर के माना एसओएस केंद्र में 1 साल पहले नाबालिग से रेप के मामले में अब नया खुलासा हुआ है। जेल में बंद आरोपी का मृत बच्चे से डीएनए मैच नहीं कर रहा। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने पूरे मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को पत्र लिखा है। आपको बता दें, पिछले साल एसओएस माना केंद्र में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की ने 6 माह के मृत बच्चे को जन्म दिया था। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी से मृत बच्चे के डीएनए का मिलान किया गया, लेकिन आरोपी से मृत बच्चे का डीएनए मैच नहीं हुआ। बीजेपी का आरोप है कि नाबालिग लड़की के साथ माना केंद्र में गैंगरेप हुआ है। इसीलिए पूरे मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है। न्याय के लिए गुहार लगा रही है। माना के एसओएस गृह में एक बालिका से पिछले साल जनवरी से मई के बीच अनाचार होता है और 5 माह का गर्भ ठहरने के पश्चात नवंबर में एफआईआर दर्ज होती है और बालिका के बयान के आधार पे एक आदमी को अंदर जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन यहीं पे पुलिस ने अधूरी जांच की, क्योंकि जब अब बालिका ने जब एक बच्चे को जन्म दिया और उसकी डीएनए रिपोर्ट आई, वो डीएनए रिपोर्ट जेल में बंद अपराधी से मैच नहीं खा रही है। ये बात अपने आप में साफ बताता है कि उस बालिका से 1 से अधिक लोगों ने अनाचार किया। आप बालिका को उसी गृह में रखे हैं तो बालिका से निष्पक्ष बयान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और उससे भी एक गंभीर बात बताता हूँ, उस एसओएस गृह में आज 60-70 के आसपास बालिकाएं हैं, उनकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं कर रहा है। ऐसी जगह जहाँ पे कोई पुरुष जा ही नहीं सकता था, उस जगह पे एक बालिका गर्भवती हो जाती है। बाकी महिलाओं की सुरक्षा, बाकी बच्चियों की सुरक्षा के लिए कौन चिंता करेगा। तो इस बारे में मैंने बाल संरक्षण आयोग को लिखा है कि यहाँ की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उनसे मैंने कहा है कि यहाँ आके उस बालिका को न्याय दिला। रायपुर में 2 महीने पहले युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपसी विवाद में 2 महीने पहले युवक की हत्या कर दी गई थी। 3 लोग नया तालाब के पास चाकू से गोदकर इन्होंने युवक की हत्या की, फरार हो गए। काफी छानबीन के बाद ये तीनों गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी अनिल महतो, पुखराज पटेल, अरविंद देवार, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
रात के समय में एक बॉडी मिली थी। जब वो बॉडी की पहचान की गई तो मृतक जो मोहन साहू वो गुढ़ियारी का ही निवासी था। आज से लगभग 2 माह पहले उसके साथियों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर मोहन साहू ने जो पुखराज पटेल है उससे थूक करके उसे चाटने के लिए बोला था, जिस बात को लेकर वो लगातार उससे रंजिश रख रहा था। और उसी बात को लेकर कल तीनों जब बैठ के शराब पी रहे थे तो उनके बीच में विवाद हुआ। उस पर तीनों ने मिलकर मृतक मोहन साहू की हत्या कर दी थी और उस पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना की टीम काम कर रही थी। उसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और अब खबर रायपुर से। उर्वरकों की बिक्री के लिए दरें तय कर दी गई हैं। एनपीके खाद की कीमत 50 रुपए कम, दूसरे उर्वरकों की दरें पुरानी रहेंगी। उर्वरक क्रय समिति ने यह आदेश जारी किया है। रबी सीजन के लिए रेट तय किया गया है। डीएपी 1350, एनपीके 1350 प्रति बोरी रेट तय। जिंकेड एसएसपी 514 प्रति बोरी मिलेगी। एक और खबर रायपुर से। पुलिस कार्रवाई से आहत एक व्यक्ति ने जहर खा लिया है। गंभीर हालत में से अस्पताल में भर्ती किया गया है। अपने सुसाइड नोट में इसने थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं। आरंग के थाना प्रभारी पर झूठी कार्रवाई कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित के खिलाफ आरंग थाने में शिकायत की गई थी और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया था। सूरजपुर में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि देवनगर के पास 2 बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में जहां 2 युवकों की मौत हो गई, दोनों बाइक पर सवार एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोतवाली पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में छत्तीसगढ़िया संस्कृति देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग छत्तीसगढ़ पवेलियन में पहुंच रहे हैं। लोकल फॉर वोकल की थीम पर छत्तीसगढ़ का पवेलियन तैयार किया गया है। हस्तकला के साथ साथ गौठान योजना, नरवा गरवा योजना को भी दिखाया गया है। हस्तकला में गोदान, बस्तर की पीतल पर हस्तशिल्प, सिल्क साड़ियों पर आदिवासी कला के नमूने, ये सब दिखाए गए हैं। इसके अलावा वनोपज उत्पाद को प्रमुखता से दिखाया गया है। राष्ट्रीय व्यापार मेले का आगाज हो चुका है और इस वक्त मैं यहाँ छत्तीसगढ़ पवेलियन के बाहर हूँ। गेट के एंट्रेंस पर ही गोदना आर्ट, जो वहाँ की एक अलग तरह का कपड़े के ऊपर काम किया जाता है, हाथ से कलाकारी है, कपड़े से इस पे चित्र बनाए जाते हैं। साड़ियों पर आप ये देख सकते हैं, ये आपको मिलती है जैसे ही आप एंटर होते हैं। और यहाँ पर गोदना आर्ट के बारे में बहुत विस्तार से समझाया भी गया है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर गोदना आर्ट का जो काम है, जो कलाकार हैं वो लोग आए हैं। ये सरगुजा की अपनी एक अलग कला है, जिसका यहाँ दिल्ली के प्रगति मैदान में और छत्तीसगढ़ भवन के बिल्कुल प्रवेश पर ही आपको रूबरू कराया जा रहा है इस कला से। और गोधान योजना जो मुख्यमंत्री की है, उससे रूबरू होते हैं कि कैसे जो रोजगार उनके पास रहते हैं, जैसे ये पशु हैं, ये खेत है, तो इसका कैसे वो इस्तेमाल कर अपनी जीवन को पोषण कर सकते हैं, वो इसके बारे में दिखाया गया हो। ये छत्तीसगढ़ की जो पीतल की जो कला है, उसको दिखाया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, बस्तर से की कला है। ये जो उत्पाद है पीतल से बनी हुई, वो यहाँ पर रखी हुई है। तो छत्तीसगढ़ का विकास कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, कैसे वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार कैसे काम कर रही है, हेल्पलाइन के क्या क्या नंबर हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की पूरी आपको संस्कृति, वहाँ के वनोपज, उसके ज़रिए जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। और आप अब ये सबरी एम्पोरियम में है, इसके में आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये बस्तर आर्ट जो है छत्तीसगढ़ की जो ये कला है, उसके नमूने पेश करते हैं। और अगर कुल मिला के कहा जाए कि वोकल फॉर लोकल, उसी थीम पर यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसको पूरी दुनिया के सामने और ख़ासकर देश के सामने इस व्यापार मेले के ज़रिए छत्तीसगढ़ सरकार ने रखने का प्रयास किया है।
कैमरामैन नरेश के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18।